बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा बासी। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो जंग के दूसरे फेज़ में कहूँ अगर ये कि वो डायलॉग की बहस जो कि पिछले 2-3 दिन से शुरू हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद, उनके उस ट्वीट के बाद, फिर उसमें पाकिस्तान का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान पोटेंशियली वो होस्ट होने जा रहा है जो कि इस मीटिंग को इस्लामाबाद के अंदर होस्ट करेगा और उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का इंपॉर्टेंट ट्वीट है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट भी किया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त कहीं ना कहीं पे कुछ बैकडोर ज़रूर चल रहा है। वो अलग बात है कि उस पर ईरान की तरफ से अभी तक कोई भी तस्दीक या तरदीद तो जरूर आई है, लेकिन तस्दीक नहीं सामने आती है। लेकिन जो जराए वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। अच्छा, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 15 नुकाती एक प्लान वो तजवीज़ किया गया वो इशू हुआ था। उसके बाद ये भी जराए की तरफ से खबर आई, रोटर्स में भी आज ये खबर छपी, उसके अलावा दीगर जो जरीदे उनके अंदर भी ये खबर छपी है। ये जो प्लान है वो डिलीवर कर दिया गया है ईरान को। ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान इस वक्त पीस टॉक्स को होस्ट करने के लिए इसको वेलकम कर रहा है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं 15 पॉइंट्स है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक चीज़ तो देखने वाली ये कि ईरान ने कल जो अपने 6 पॉइंट्स वो भी इसी तरह से ज़राए की तरफ से खबरें आई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। लेकिन साथ ही जो 15 नुकाती इस वक्त एक प्लान यूएस की तरफ से आया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों तरफ से शराइत सामने आई हैं ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं सख्त हैं दोनों तरफ से। वो लगता नहीं है कि दोनों तरफ जो हैं वो एक दूसरे की बात सुनेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ही सख्त हैं। बहरहाल जो 15 पॉइंट सामने हैं उसमें मैं कुछ पॉइंट शेयर कर देती हूँ। एक तो ये कि 30 दिन का सीज फायर होगा। उसके अलावा ये कहा गया कि ईरान अपने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो नेटन्स है, इस्फहान है, फर्दो है, उनको डिसमेंटलिंग की तरफ लेके जाया जाएगा। फिर उसके बाद एक अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये कि इसमें तो कंप्लीट ऑब्लिटरेशन हो चुकी थी, यूएस का ये कहना था। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार तो पिछली जंग में कह दिया था 2025 में। तो खैर अब फिर किस तरह किसको आपने डिसमेंटल करना है, उसमें एक चीज़ ये भी है कि यूरेनियम इनरिचमेंट जो हुई है वो हवाले कर दी जाएगी IAEA के हवाले। अच्छा, उसके अलावा एक परमानेंट कमिटमेंट होगी ईरान की तरफ से कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगा। फिर उसके बाद जो पहले मैंने बता दिया कि IAEA के हवाले कर दिया जाएगा जो इनरिच यूरेनियम है। उसके अलावा जो रेंज है मिसाइल्स की या फिर जो नंबर है ईरान के मिसाइल्स का, यानी कि उनके मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस लगाई जाएंगी। उसके बाद एंडिंग ईरान सपोर्ट फॉर रीजनल प्रॉक्सीज, ये हिजबुल्लाह वगैरह। तो खैर इस तरह के ये पॉइंट्स हैं। अब ये इससे लगता नहीं है कि ईरान या अमेरिका एक दूसरे की बात मानेंगे, बट अगेन हम एक डायलॉग की तरफ जा रहे हैं। तो हम ये जो सालसी का किरदार है, जो मीडिएटर्स हैं, खासतौर पर पाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, इजिप्ट, सऊदी अरब, आज भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भी रवाबित वो बरकरार रहे, तो हम फिर कह सकते हैं कि शायद कुछ हो जाए। लेकिन बज़ाहिर जो भी अभी तक तज्जिया हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है कि एटलीस्ट नेगोशिएशंस की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले दोनों फरीकैन वो 100% ये कह रहे थे, अगर हम 10 on 10 के स्केल पर चलें तो वो 10 on 10 ही कह रहे थे कि हमने किसी से एक दूसरे से बात नहीं करनी है। और IRGC का जो स्टांस है वो भी बहुत मजीद हार्डन हो चुका है और इससे लगता है कि वो अपने पॉइंट्स मनवाने की पोजीशन रखता है। इसमें डेस्परेशन हमें यूएस की तरफ ज्यादा नजर आती है। ये सब मामला थे, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया मुनीर अकरम साहब ने। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। सर, हम देख रहे हैं कि मज़ाकरात की बात 2-3 दिन से शुरू हो चुकी है। जंग का जो माहौल है उसमें हमने डेली देखा कि कशीदगी बढ़ती चली जा रही थी, बट नाउ वी हैव कम ऑन द पेज जहां पे ये लग रहा है कि मज़ाकरात हो सकते हैं। पाकिस्तान पोटेंशियली वो मुल्क है जो कि होस्ट करने जा रहा है, बट एट द सेम टाइम आज मैंने बहुत सी खबरें देखी जिसमें ये भी मेंशन किया जा रहा है कि टर्की कुड ऑल्सो होस्ट द मीटिंग, या जो डायलॉग के लिए शायद ये बात आगे बढ़ सकती है। व्हाट डू यू सी हैपनिंग सर? जी, मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात की हम जो कोशिश कर रहे हैं वो सही है और करना चाहिए, पर इम्कान कुछ मुआहदा होने की इम्कान मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं इस वक्त। अच्छा। क्योंकि दोनों तरफ की जो पोजीशंस हैं बड़ी मैक्सिमल पोजीशंस अडॉप्ट की हैं। अच्छा। अमेरिका ने और ईरान ने। तो कोई रास्ता ढूंढना कि ये जंग रुक जाए, उसकी अभी तक मुझे कोई कन्वर्जेंस नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, वैसे सर आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो खबरें आ रही हैं, JD वैंस, जैरेड कुशनर वगैरह, ये जो पूरा डेलीगेशन इसका पाकिस्तान में आना, फिर ईरान की तरफ से उनकी लीडरशिप का आना और पाकिस्तान को उसको होस्ट करना, इज इट गोइंग टू हैपन और नॉट? आई होप इट हैपेंस, पर जैसे मैंने कहा कि कुछ यानी बेसिस होनी चाहिए कि जिसके तहत हम समझें कि कुछ अग्रीमेंट हो सकता है। इस वक्त तो ईरान ने इनकार कर दिया है
और जो अमेरिकन पोजीशन जो एटलीस्ट जो पब्लिक में आई है, जो 15 नुक्ते जो ट्रम्प साहब ने जिसका जिक्र किया था, वो 15 नुक्ते तो उनकी सब में मैक्सिमल पोजीशंस हैं यस कि ईरान को सब चीजें छोड़ देनी चाहिए वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ से ईरान की जो पोजीशन, जो पब्लिक 6 पोजीशन है, वो भी बहुत सख्त पोजीशन है। तो इस पे कन्वर्जेंस ढूंढना कि किस किस बेसिस के ऊपर हम एक मुआहदा कर सकते हैं इस जंग को रोकने के लिए, वो इस वक्त मुश्किल नजर आ रहा है। सर हमने ये तो ऑब्जर्व किया कि ईरान की पोजीशन प्री वॉर जो थी और जो पोस्ट वॉर है वो बहुत मुख्तलिफ है। पोस्ट वॉर हमने उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा होते देखा है, उसके स्टांस को मजीद हार्डन होता हुआ देखा है। IRGC का पर्सपेक्टिव हो, चाहे उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप का हो, उसमें हमने ज़रूर ये तब्दीली देखी है। तो उससे हम ये तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ईरान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका दूसरी तरफ जो है, आपने जैसे अभी कहा कि ईरान तो हमें इनकारी नज़र आ रहा है। ईरान ने ऑफकोर्स अपना जो पब्लिक था, पब्लिक के सामने ये कहा कि हम तो कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जब जंग हो रही होती है तो ये तो सिर्फ बयानात की हद तक इसको हम नहीं कंसिडर कर सकते कि चलिए जो बयानात की हद तक इस तरह हो रहा है, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो हो रही है। क्योंकि आज भी हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जो अमेरिकी 15 पॉइंट से लेट्स से वो पहुंचा दिया गया ईरान को। जी सही है। हमारा जो रोल है वो तो सिर्फ मैसेजेस को एक्सचेंज करवाने के लिए। अच्छा। और बेशक हमने जो 15 नुक्ते थे वो पहुंचा दिया होगा ईरान के ऊपर, पर ये भी देखने की खबर छपी है एक। हाँ, तो ये जो 15 नुक्ते हैं वो तो बड़ी सख्त पोजीशन है, इसके ऊपर ईरानी तो बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। तो ये हमने देखना होगा कि कोई तरीका निकल सकता है, कोई मुआहदा हो सकता है। ये मुख्तलिफ पोजीशंस के दरमियान क्या क्या नतीजा निकल सकता है जिसके तहत ये जंग रुक सके, वो मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा। अच्छा सर, आपको ये इसलिए भी ऑफ कोर्स नज़र नहीं आ रहा होगा, जैसे एक तो पॉइंट ये मुझे समझ आ रहा है, डिसमेंटलिंग ऑफ ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, चाहे वो उनकी जो भी न्यूक्लियर साइट्स हैं, नेटन्स, इस्फहान है, फर्दो है, परमानेंट कमिटमेंट ऑफ फ्रॉम ईरान टू नेवर डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। तो इस तरह के बातों पे IRGC अब तो हमें बिल्कुल मानता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप इतने ही डेस्परेट हैं सर नेगोशिएशंस के लिए, तो फिर तो उनको अपने जो पॉइंट्स हैं वो स्लाइटली मैनेजेबल नहीं रखने चाहिए थे, जो एटलीस्ट ईरान उन पर कुछ सोच सके। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर यही प्लान है जिसके तहत वो जंग रोकना चाहते हैं, तो ये प्लान तो नहीं काम करेगा। तो दूसरी तरफ से ईरान का जो भी पोजीशन है वो भी नहीं, दूसरी तरफ तो नहीं मानेगी। तो अब इनके दरमियान क्या निकल सकता है इस जंग को रोकने के लिए, उस पे सोच विचार करने की जरूरत होगी, और कोई एक मुख्तलिफ किस्म का प्लान होगा जिसके ऊपर कुछ मुआहदा हो सकता है। ये जो ये पोजीशन अमेरिकन और ईरानी पोजीशन है, इसके तहत तो कोई एग्रीमेंट मुश्किल होगा। तो सर एक तो चले पाकिस्तान का रोल है ना मैसेजिंग का, उसके बाद होस्ट करना। पाकिस्तान ने ये भी कह दिया कि हम जो भी किरदार हमारा है उसको, आज चाइना ने भी सेकंड किया कि ये होना चाहिए, और पाकिस्तान अगर ये रोल प्ले कर रहा है तो चाइना भी इसको बैक करता है। चले वो मैसेजिंग तक हो गया, एक पॉजिटिव रोल आपने अदा करना है। लेकिन ये जो निगोशिएशंस के दरमियान दोनों फरीकेन को कुछ फ्लेक्सिबल होने पे, इस पे कुछ रोल अदा कर सकता है पाकिस्तान? सर सऊदी अरब भी है साथ, तो पाकिस्तान का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी जरूर, पाकिस्तान कुछ अपनी तरफ से कंसल्ट करके, खलीज के ममालिकों को कंसल्ट करके, दूसरे जो दोस्त हैं हमारे, चीनी दोस्त हैं या रूसियों से भी कंसल्ट करके कुछ एक अल्टरनेट प्लान दे सकता है। पर वो उस पर काफ़ी काम करना होगा और बहुत एक्टिव डिप्लोमेसी करनी होगी। अगर वो कोई अल्टरनेट प्लान, पीस प्लान अगर हम बना सकें तुर्की के साथ, इजिप्ट के साथ, खलीज ममालिकों के साथ, चीन के साथ मिलकर कुछ हम अल्टरनेट प्लान बना सकते हैं। पर दैट डिपेंड कि हम कितना एक्टिव रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं, और फिर अमेरिका कोई अल्टरनेट प्लान को देखेगा या नहीं,
और ईरानी कितनी उनमें उनकी पोजीशन में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी हमने आजमाइश करनी होगी ना। अच्छा अच्छा सर, मुझे मुनीर साहब एक टेक्निकल चीज समझाइएगा। मैं इस वक्त अभी ये देख रही थी एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982, इसका जो आर्टिकल 38 है, इट स्टेट्स दैट शिप्स एंड एयरक्राफ्ट एंजॉय द राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज थ्रू स्टेट्स यूज्ड फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन। आर्टिकल 44 स्टेट्स दैट कोस्टल स्टेट्स कैन नॉट हैम्पर और सस्पेंड ट्रांजिट। और इसमें एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट मेंशन करने वाली है कि जो ईरान जैसी रीजनल स्टेट्स है वो UNCLOS का वो जो है वो पार्टी नहीं है। तो सर इस तरह के जब कवानीन है, जब इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें जब निगोशिएशंस हो रही होंगी तो इस तरह की टेक्निकलिटीज़ पे बातचीत होती है, किस तरह से ये तय होता है? और जैसे मैंने पहले पूछा कि पाकिस्तान, तो वो इस तरह के लॉज को मेंशन करते हुए कुछ ईरान से निगोशिएशंस करवाई जाएंगी, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके? जी जी ज़रूर, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन तो है लॉ ऑफ द सी का। अच्छा। पर अब ये देखना है कि जब जंग हो जाती है जी जी। तो फिर इंटरनेशनल लॉ की एप्लीकेशन किस हद तक नेशनल सिक्योरिटी की वजह से वो उसको सस्पेंड कर सकते हैं। अच्छा। तो अब ईरान का तो यही कहना है कि जी हमारे ऊपर जंग किया और अब हम जंगी हालात में हैं, और जंगी हालात में जो दुश्मन के जो जहाज हैं उनको तो हम नहीं जाने देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके जहाज को हम इजाजत देंगे, बट जो हमारे दुश्मन हैं, एडवर्सरीज हैं, उनको हम नहीं इजाजत देंगे जंग के हालात में। तो ये भी उनकी भी एक पोजीशन, ये सही है कि जब जंग हो रही है तो दुश्मन के जहाज को तो नहीं इजाजत दे सकते हैं कि जी आप यहाँ आइए और जाइए। और सर फिर अगर इस तरह के कवानीन है, जैसे लेट्स से इस केस में हम लॉ ऑफ द सी की बात कर रहे हैं, तो वो फिर सिर्फ ईरान पे तो लागू नहीं होता ना, दूसरी तरफ पे भी लागू होता है। तो आपने जब गजा के अंदर जेनोसाइड किया, क्या आपके ऊपर कवानीन लागू नहीं हो रहे थे? जब आपने एक मुल्क की खुद मुख्तारी पे आके हमला कर दिया अचानक से, एक तरफ से आप निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठे और साथ ही अगले दिन आप उस पर अटैक कर देते हैं, जहाँ के ओमान के मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि हमारी बात तय पाने के बिल्कुल करीब है, उसमें जो आपकी कंडीशंस थी उसको ईरान मान भी रहा था। तो फिर आई थिंक दैट शुड बी बैलेंस्ड एज वेल ना। जी बिल्कुल। अभी देखिए ईरान के खिलाफ एग्रेशन हुआ है, तो अब उनके भी कुछ हक बनते हैं एज द एग्रेस्ड स्टेट। तो उन्होंने उन हालात में अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए और वॉर ऑब्जेक्टिव्स के लिए उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। और अब जंग में तो सब चीज सस्पेंड हो जाती है, इंटरनेशनल रूल्स सस्पेंड हो जाते। तो मेरे ख्याल में ये इंटरनेशनल लॉ को इस्तेमाल इस वक्त करना एक इट्स नॉट रियलिस्टिक। इस पे आर्ग्यू करना कि ये इंटरनेशनल लॉ के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होती है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होती है पीस टाइम में। जब आपने जंग शुरू कर दी तो फिर वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन या कोई भी कवानीन नेविगेशन जो इट इज सबस्यूम्ड बाय द वॉर ऑब्जेक्टिव्स। ओके ओके ओके। अच्छा सर, अब मैं यूएस की सीरियसनेस पे भी एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। 48 आवर्स पहले का कुछ देर पहले का अल्टीमेटम दिया जाता है 48 घंटों का डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अगर आपने ये चीज़ की तो ठीक है, अगर ये कंडीशंस मीट की तो ठीक, नहीं तो आपको बहुत से बुरे कॉन्सिक्वेंसेज वो बेयर करने पड़ेंगे। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद कहीं से निगोशिएशन की बात आ जाती है, कुछ डायलॉग की बात आ जाती है। पहले तो सर मुझे ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इतना हार्ड स्टांस लिया गया, एक जंग का आगाज हुआ, उसको इतने हार्श अंदाज में लेके जाने के बाद अचानक से ये बात कैसे आना शुरू हो चुकी उसी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो ये मान ही नहीं रहा था कि हम निगोशिएशन करेंगे ईरान के साथ? जी देखिए, ये जंग जब जारी की थी तो इनको पूरी समझ नहीं थी कि क्या हो सकता है। अच्छा। ईरानी हुकूमत डटी रही, रिजीम चेंज नहीं हुई। हॉर्मुज का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने बंद कर दिया, जिसके बहुत इम्कान अहम इंटरनेशनल इकोनॉमी पर। और तीसरी तरफ उन्होंने जो अपने कुव्वत थी उनकी अस्करी, वो जारी रखी। वो उनकी मिसाइल्स और ड्रोन अब तक आ रहे हैं। तो अब ये मिसकैलकुलेशन अमेरिका की तरफ से हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत असर हुआ है।
इंटरनल डोमेस्टिक यहाँ अमेरिका में ऑपोजिशन बहुत, जंग के खिलाफ बहुत ऑपोजिशन बढ़ती जा रही है। तो अब ट्रम्प साहब ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से इस जंग को रोका जाए। ठीक है। पर उनको अब तक कोई यानी तरीका नजर नहीं आ रहा है कि किस तरह से हम कहें कि हमारी विक्ट्री हो गई और हमने जंग बंद कर दी है। जहां जब मुज़ाकरात की बात आती है तो उन्होंने जो प्लान पेश किया है वो मैक्सिमल प्लान है, वो भी रियलिस्टिक नहीं प्लान है कि जिसके तहत ये जंग रुक सकते हैं। तो अब एक डायलेमा में फंस गए हैं। मुझे खर्चा यही है कि ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है ये आगे फंस जाएगी और फिर एस्केलेशन की तरफ अमेरिका चले जाएगा। उन्होंने अपनी ज्यादा वो ट्रूप्स वगैरह, एयरबोर्न ट्रूप्स, मरीन वगैरह को वो जमा कर रहे हैं और मुझे खर्चा ये है कि मैं सवाल भी सर आपसे यही पूछने लगी थी कि यूएस की सीरियसनेस, दूसरा मेरा सवाल था कि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि यूएस इज प्रिपेयरिंग फॉर द डायलॉग, फॉर द पीस टॉक्स, एंड एट द सेम टाइम इट इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। और इसको रेफर ये करता है कि जो एज मेनी एज 3000 आपके जो यूएस ट्रूप्स हैं एयरबोर्न, उनको आप मिडिल ईस्ट में भेज भी रहे हैं। तो उससे फिर हम सीरियसनेस को कंसिडर कर सकते हैं इसमें? जी, वो ऑब्वियसली अमेरिका में शायद उनका इरादा हो कि ये ट्रूप्स को ले आकर ईरान पर धमकी दी जाए कि हम एस्केलेशन की तरफ जा सकते हैं, हम इन्वेड कर लेंगे, हम खल्क आइलैंड ले लेंगे, हम होर्मुज में आ सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये धमकी शायद हो सकती है। इस धमकी से ईरानी मेरे ख्याल में नहीं डरे हैं। उन्होंने कहा कि आप आइए, क्योंकि उनकी कॉन्फिडेंस है कि अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड हो गए, अमेरिका ने अगर इन्वेड किया तो उनकी फिर मेरे ख्याल में बहुत नुकसान हो सकता है, कैजुअलिटीज बहुत बढ़ जाएंगी। अमेरिका और अमेरिकन कैजुअलिटीज नहीं सह सकता बड़े पैमाने पे और ये इंटरनल ऑपोजिशन बढ़ जाएगी। तो अमेरिका को भी 10 बार सोचना होगा बिफोर पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड। तो सर पर जी प्लीज कंटिन्यू। तो इस वक्त वो धमकी दे रहे हैं, पर शायद और गलती कर जाएं और इस जंग में फिर फंस जाएंगे अगर उन्होंने बूट्स ऑन द ग्राउंड लिया है। सर मुझे भी लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप से मिसकैलकुलेशन हुई है उसके बाद जो डेस्परेशन हमने देखी है उस एक अकेली शख्सियत के अंदर, और जो उसने अकेले अपने ऊपर इतना बड़ा वो चीज़ ले ली जिसको वो हैंडल कर ही नहीं सका, तो वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहली कोशिश यही होगी कि कहीं ना कहीं पर उनको फेस सेविंग मिल जाए थ्रू दिस डायलॉग और वो इससे बैक ऑफ कर जाए, क्योंकि इंटरनली उनको अपने मिड टर्म इलेक्शंस एंड जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन ये जो आपने दूसरी बात की है कि ईरान को प्रेशराइज करना, ये यहाँ पे अपने ट्रूप्स को भेज के 3000 से ज्यादा को, तो ये टैक्टिक इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन इसमें सर क्या कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है जहां पे जीसीसी ममालिक मिलके ईरान को प्रेशराइज कर सकें यूएस के साथ मिलके कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलें आप, जैसे हमने पहले इंटरनेशनल लॉज की बात की, या कुछ भी मेंशन करके? जी, वो कोशिशें वो जारी हैं। जो पूरी खलीज के ममालिक हैं, यूरोपियन ममालिक हैं, ये सब कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को मनवाया जाए कि जी आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें। अच्छा। ईरान ने जो जवाब दिया है वो ये है कि जी फ्रेंडली कंट्रीज के जो टैंकर्स वगैरह हैं उसको तो हम इजाजत दे देंगे, हम एसेंशियल फूड सप्लाईज भी हम जाने देंगे। अच्छा। पर हम जो दुश्मन मुल्क हैं उनके जो टैंकर्स हैं उनको हम नहीं जाने देंगे। तो अब दुश्मन मुल्क को किसको समझते हैं दुश्मन मुल्क, वो देखने की जरूरत होगी। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में मुज़ाकरात कोई सेपरेटली चल रही हैं। तो ये एक पहलू हो सकता है जिसके तहत कोई सीज फायर की बातचीत भी हो सके, पर अब तक इस पे क्लैरिटी नहीं है और ईरान भी बहुत यानी सख्त पोजीशन उन्होंने ली है और वो समझता है कि जी बाय फोर्स इस स्ट्रेट और हॉर्मुज को ये खोल नहीं सकेंगे।
अच्छा सर, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी, उसमें एक सजेशन था कि जीसीसी ममालिक का जो है वो किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कर सकते हैं ये कि वो अपना मिनिमाइज करें इस रिस्क को, और ये जो ऑफसेट कॉस्ट आ रही हैं इसको। अच्छा, गल्फ स्टेट्स को ये कहा गया कि वो एक्सेलरेट करें अपनी एफर्ट्स को टू डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट रूट्स, और जो ऑप्शंस हैं वो ये कि एक बिल्डिंग पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द जीसीसी दैट कैन बाईपास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाय लिंकिंग एनर्जी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली टू द अरेबियन सी एंड द रेड सी। और हमने देखा भी है कि अभी जब से जंग हुई है तो रेड सी और अरेबियन सी जो एज एन अल्टरनेट सामने आया, तो बिल्डिंग द पाइपलाइन टू बाईपास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इस तरह के स्टेप्स जो हैं क्या जीसीसी ममालिक ले सकते हैं और ये प्रैक्टिकल हैं? ये देखें, अगर ये प्रैक्टिकल होता भी हो सकता है। पाइपलाइन जैसे सऊदी अरब की एक पाइपलाइन है, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, यूएई की पाइपलाइन है टू फुजेरा। पर ये एक तो टाइम लगेगा ना, ये पाइपलाइन बनाना, यानी कि एकदम से तो नहीं हो सकता। अच्छा। इसमें चंद महीने तो लगेंगे इस पाइपलाइन बनाने। तो दरमियान में इस वक्त मसला तो आज का है। ऑयल जो फ्लो नहीं कर रहा, 20% ऑयल बंद हो गया है ग्लोबल इकोनॉमी से, तो जो दाम है तेल का वो तो बढ़ते जाएगा। जी हाँ। जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, जब तक तेल की कीमत बढ़ती जाएगी और ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत असर आता जाएगा। तो इमीडिएट कोई रास्ता ढूंढना है। और यही मसला है कि अब उनको ईरान के साथ कुछ ना कुछ मुआहदा करना होगा। यानी कि सर ये कह सकते हैं पूरी दुनिया इस पॉइंट पे आ चुकी है कि इवन इफ दे वांट टू गो फॉर एनी अल्टरनेट दे कैन नॉट गो फॉर दैट इजीली, बिकॉज ईरान ने जो उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके याद करा दिया कि कितनी बड़ी मिसकैलकुलेशन इन्होंने की है। बिल्कुल, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो सर। मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। राजिन, गुफ्तगू आपने सुनी, इट्स ऑलवेज अपिंग टू हिम। एक ब्रेक शामिल करते हो, जल्दी से वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा बासी। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद अनवर फारूकी साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कोमोडोर एहसान अहमद खान साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शहजाद साहब, आपसे स्टार्ट करती हूँ। एक तरफ तो ट्रंप इंतज़ामिया ईरान की 90% मिसाइल कैपेबिलिटी तबाह करने का दावा करती है, फिर दूसरी तरफ आज हमने देखा कि 15 नुकाती एक पीस प्लान भी सामने आ रहा है जो कि अंडर डिस्कशन है, उस पर ईरानी हुकाम ये कह रहे हैं। और फिर पाकिस्तान की तरफ से भी हमने देखा, बहुत से न्यूज़ आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने ये जो पॉइंट्स हैं वो ईरान को अरसाल किए। तो सर, हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? ये क्या है? ये अमेरिका की कोई कमजोरी है या फिर कोई बड़ी सिफारती चाल चली जा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, गुजारिश ये है कि जंग और मुज़ाकरात का आपस में चोली दामन का साथ है। हर फरीक मुज़ाकरात पर जाने से पहले कोशिश ये करता है कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करे ताकि वो अपनी टर्म्स को ज्यादा मनवा सके। तो आपको याद होगा कि ये जब सारा सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त भी मुज़ाकरात का एक सिलसिला जारी था, और वो मुज़ाकरात कोई नाकाम नहीं हुए थे, वो टूटे नहीं थे, लेकिन उसमें एक तातुल आया, एक वक्फा आया। उनकी नाकामी का कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया गया था कि वो मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं या वो नाकाम हो गए, और उसमें वो कोई इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए गए थे। इस दौरान ईरान पर हमला हो गया, जिसका मतलब ये है कि आपने बातचीत के दौरान ही हमला कर दिया। अब इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर आपकी हिस्ट्री ये है तो अभी भी आपसे ये तवक्को की जा सकती है, और इसीलिए ईरान ने अपनी तरफ से इसराइल के हवाले से अपने हमले नहीं रोके। वो अभी भी अपनी नपीतुली कार्रवाइयां जारी रखे हुए। उसको पता है कि बातचीत के जरिए जब बात तय होगी तो मैंने अगर कोई नुकसान किया होगा, मैंने अपनी ताकत का मुजाहरा किया होगा, और ऑब्वियसली ताकत का मुजाहरा ही आपको इस बात पे मजबूर करता है कि आप इससे बैठकर बात करें। अगला जो मुल्क है या रियासत है वो आपका क्या नुकसान कर सकता है, उसकी कीमत क्या हो सकती है। कोई भी जंग जो है उसकी एक भारी कीमत होती है जो फरीकैन को अदा करनी होती है। यह मामला ये है कि जंग के फरीकैन तो अमेरिका और इसराइल और ईरान है, लेकिन उसकी कीमत इस वक्त तो पूरा ये खिता जो जनूबी एशिया का है ये अदा कर रहा है।
लेकिन 2-4 दिनों में जो है वो पूरी दुनिया उसकी कीमत अदा करेगी। तेल की कीमतें ऑलरेडी बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, और ईरान ने तो अपनी इंटेंशन शुरू में बता दी है कि वो तो इंतजार करेंगे कि किस दिन ये तेल जो है वो $200 बैरल पे जाएगा। दूसरी जानब सदर ट्रंप जो है वो ये ऐलान करते हैं मार्केट खुलने से पहले कि जी हमारी मुज़ाकरात की बात हो गई है और हम 5 दिन के लिए अपने हमलों को मुलतवी करते हैं। तो ये बेसिकली एक शतरंज बिछी हुई है। अफ्रीकन एक दूसरे के दिमाग के साथ भी खेल रहे हैं, साथ साथ अपने हमले भी जारी रखे हुए हैं। अब जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान ने अभी तक तो इस सारी सूरत हाल में बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। और एक खबर आपको देते चले कि गुज़िश्ता रात भी इस हवाले से एक बहुत आला सतही इजलास जो है वो जारी रहा। और वो इजलास कुछ ज्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके हवाले से ये बताया जा रहा है, एक जरिया जो उसमें शामिल था उसके मुताबिक जो है वो कोई तकरीबन रात 4 बजे तक मुलाकातों का सिलसिला और मीटिंग्स का सिलसिला जो है ईवान के गुलाम गर्दिशों में जारी रहा। और इन इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों के दूसरे सोर्स का ये कहना है कि शायद 2:30 बजे खत्म हो गई थी। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये सारे मामलात गंभीरता का शिकार हैं और मुज़ाकरात के हवाले से कुछ संजीदा पेशरफ्त होने जा रही है, जिसके लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं सर? इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं? जी मैं इस्लामाबाद की बात। अच्छा, इस्लामाबाद में मीटिंग्स जो है वो जारी है, तो कैन वी से कि इस्लामाबाद जो है वो होस्ट करने जा रहा है? बिकॉज आपसे पहले प्रोग्राम में मुझे मुनीर अकरम साहब ने ज्वाइन किया था, मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था कि टर्की की भी खबर आ रही है कि टर्की भी एक पोटेंशियल होस्ट हो सकता है, तो हम पाकिस्तान के ज्यादा चांसेस देख रहे हैं और थर्सडे की बात आ रही है। कल एक और प्रोग्राम में मैंने ये अर्ज किया था कि 80% पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, 20% वो तुर्किया का ही था कि उसका एक पहलू ये था, एक फरीक का ये कहना था कि यहाँ पर अगर बातचीत हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो रात की पेशरफ्त है, अब जाहिर है कि वो बहुत ही आला सतही, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत के जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं वो उन मीटिंग्स का हिस्सा थे। अगर वो पूरी रात बैठकर कुछ गुफ्तो-शिनीत कर रहे हैं, तो मैं इसको खबर की बुनियाद पर नहीं, ऑब्वियसली चूंकि इन मीटिंग्स की खबर मांगने के लिए उस लिहाज से मैं नहीं समझता कि इट्स टू अर्ली टू कॉल एनीथिंग। लेकिन मैं ये अपने तजिए की बुनियाद पर ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में ये मीटिंग होने जा रही है और पाकिस्तान उसी की तैयारियों में मसरूफ है। ठीक हो गया। अच्छा, इजराइल की तरफ आते हैं। कमरोर साहब ये बताएं कि जो एहसान साहब, इजराइल का इसमें क्या किरदार हो सकता है? आज मैंने किसी एक इंटरनेशनल जरीदे की खबर में पढ़ा कि इजराइल जो है वो ये अंडरस्टैंड करता है और बैकडोर जो पॉइंट्स आए 15 उसको एक्नॉलेज करता है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी स्केप्टिकल अबाउट द फैक्ट कि डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे वो पॉइंट्स मनवाने के लिए और ईरान के मानने के लिए। तो इसमें आपको इजराइल का रोल एक स्पॉइलर का नज़र आता है या फिर समवन हु इज़ गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ और निगोशिएट वेल? थैंक यू निम्रा। इजराइल की जो इस वक्त एग्जांपल है वो प्योर स्पॉइलर की है। अच्छा। 2025 वाला इवेंट देख लें, जुलाई में जब हुआ, उसके बाद कतर में जब निगोशिएशंस के दौरान हमास की टीम के ऊपर उन्होंने किया, इस दफा भी ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हम यूएस के अपने जो थिंक टैंक्स, जरीदे और सीनियर पॉलिटिशियंस इस बात पे कह रहे हैं कि जी इस वॉर में इजराइल ने ड्रॉ इन किया है यूएस को, बल्कि उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि जी क्योंकि इजराइल ने अटैक करना था और हमारे ऊपर अटैक हो जाना था, इसलिए हमने प्रीएम्पशन कर दी इजराइल ईरान पे अटैक करने की। सो अगर ये जंग रुकती है अपने अहदाफ हासिल किए बगैर, तो सबसे ज्यादा जो क्रेडिबिलिटी लॉस है वो तो इजराइल को है, अमेरिका को भी है। अच्छा। इसको याद रखिएगा, अमेरिका को भी है, बिकॉज जिस ब्रवाडो के साथ यूएस इस जंग में उतरा था कि जी हम रजीम चेंज करेंगे और सारा कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी अचीव नहीं हुआ। फिर आया कि जी हम मिसाइल लॉन्चर्स एंड लॉन्च मैन्युफैक्चरिंग को जो है वो खत्म कर देंगे, वो भी नहीं हो सका, आज तक मिसाइल चल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी टोटल सरेंडर, वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये एक ऑफ रैंप देने की कोशिश की गई है अपनी तरफ से बाय सेइंग कि जी हमने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए। अच्छा, आज सुबह कहीं किसी ट्रंप ने कोई मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि जी जो हमारा मकसद था रजीम चेंज करने का वो 90% तो अचीव हो गया, क्योंकि हमने सारी लीडरशिप तो चेंज कर दी। सो दिस इज इक्वलेंट टू रजीम चेंज। और मैं तो चाहता हूँ कि जंग खत्म हो जाए। जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेगसेथ, वो ही इज नॉट वेरी हैप्पी कि जी ये जंग खत्म हो जाएगी एंड ही वांट्स टू कंटिन्यू। एक वॉर मॉन्गरिंग है एलिमेंट नजर आती है, एलिमेंट नजर आता है उनकी कैबिनेट के अंदर भी, खास तौर पे
जब ये पीट हेगसेथ जैसे लोग जब उनके सेक्रेटरी डिफेंस या सो कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ वॉर हो, तो जारी बात है फिर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का, उसको गलत डायरेक्शन पे डाला जा रहा है, और उसमें एक गलती के बाद दूसरी और दूसरी गलती के बाद तीसरी होती जा रही है। तो इसमें ये अब तीसरी जंग गलती तो ये शुरू भी कर दी, अच्छा अब शहजाद जंग तो शुरू कर दी, ठीक है प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। जंग तो शुरू कर दी, लेकिन इसकी रीजनल इम्प्लीकेशन जो समझ रहे थे कि जी 4-5 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा, आज 25वां दिन हो गया है, और जो इसकी ग्लोबल इम्प्लीकेशन जो शहजाद साहब ने भी इसको रेफर किया कि पूरी दुनिया में इसका भूचाल आने वाला है। थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा फिलीपींस में एक इमरजेंसी लग गई है एनर्जी की, इंडिया में गैस नहीं मिल रही, साउथ कोरिया ने ये कह दिया कि आप वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन हफ्ते में 2 दिन चलाएंगे। यानी इस तरह की लोगों मुल्कों के अंदर इस तरह की इमरजेंसीज नाफिज हो रही हैं। आपके अपने मुल्क के अंदर एक पूरा पैकेज इसके ऊपर एक लॉकडाउन की सूरत हाल है, स्मार्ट लॉकडाउन, यस, इट इज गोइंग टू अफेक्ट एवरीबॉडी अक्रॉस, एंड इट इज गोइंग टू वर्सन अगर ये मजीद एस्केलेशन की तरफ जाता है। अच्छा शहजाद साहब मुझे ये भी बताएं कि इसमें जो सीज फायर का एक प्लान आज सामने आया 15 नुकाती, मैं सिर्फ अमेरिका की बात कर रही हूँ, उसकी तरफ से 30 डे सीज फायर, डिसमेंटल करना ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, फिर उनका जो न्यूक्लियर वेपन्स को हमेशा के लिए ना बनाने की गारंटी है, उसके अलावा जो उनकी जो रेंज है मिसाइल्स की या फिर ईरान मिसाइल प्रोग्राम है उसको डिसमेंटल करना या उसको लिमिट कर देना। तो ये तो इस तरह के निकात हैं जिसमें बिल्कुल भी एटलीस्ट मैं अगर IRGC की बात करूं तो वो तो गिव अप कभी भी नहीं करेंगे। तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप को क्या लगा कि ये जो पॉइंट्स हैं वो उस पे अग्री करेगा ईरान? अच्छा, अभी तक इत्तलाई इतलात तो ये हैं कि ईरान ने वो शराइत जो है वो मुस्तरद कर दी हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो मुज़ाकरात का खेल है, इसमें आप समझ लीजिए कि वो किसी हद तक जिस तरह वो हमारी गली मोहल्लों में वो पठान जो कंधे पे सामान लेके फिरते हैं और 500 मांग के 200 रुपए का सामान या 100 रुपए का दे जाते हैं, तो आपको बहुत मतलब उसमें बार्गेनिंग की गुंजाइश रखनी पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि मिसाइलों की रेंज को कम करने के हवाले से ईरान किसी तरह से मानेगा, क्योंकि अभी तक उसको अगर कोई सहारा है या उसके दिफा का कोई मतलब निकल रहा है तो वो तो मिसाइल्स के जरिए ही निकल रहा है। अगर वो उस पर भी कंप्रोमाइज कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम तो वो इनको बैठे बैठे मतलब इनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात यह कि इसी तरह से ईरान की जो सारी शराइत हैं जो कल उन्होंने रखी थी, वो भी पूरी की पूरी सारी जो है वो बाकी फ्रीकैन नहीं मानेंगे। तो इसमें बहुत सारी कुछ लो और कुछ दो की जो गुंजाइश है वो रखी गई है, और मेरे नजदीक मुज़ाकरात इसी तरह से होते हैं। लेकिन ये हमें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि इसमें ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोशिश तो अभी तक यही की जा रही है पसे पर्दा कि अब जब मुज़ाकरात का डोल बज़ाहिर डाला जाए, चूंकि पसे पर्दा तो बातें हो रही हैं और पाकिस्तान के जरिए मीडिएशन की इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर, और उसमें तुर्की और मिस्र भी किसी हद तक शरीक हैं। तो वो जो दो फरीक हैं वो तो इसराइल के साथ राब्ते में हैं। उन दोनों की जो जरूरत पड़ी है वो तो इसलिए पड़ी है कि इसराइल के साथ पाकिस्तान बराह रास्त उस तरह सफारती तौर पर चूंकि ताल्लुकात नहीं है तो हम ऑफिशियली उनके साथ राब्ता कर नहीं सकते। तो उसके लिए उन दोनों मुमालिक की जरूरत बीच में रखी गई है, तो उसमें बहुत सारी चीजें तो तय हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा मामला खिंचेगा। और बाकी जो सदर ट्रंप कह रहे हैं, मुझे लगता है ये है कि ये बेसिकली तो फेस सेविंग की ख्वाहिश है, क्योंकि वो अब खुद ईरानी क़यादत के अंदर भी तफावत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर डाउट करना शुरू कर दे, जैसे कि उन्होंने जो ईरानी स्पीकर हैं उनको अपना मुस्तकबिल का लीडर करार दिया, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने तो तकरीबन जो है वो हमने रजीम चेंज कर दिया। ये तो खिफगी मिटाने वाली बात है ना। ये तो आप अपनी मतलब खिफत मिटा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली वो सोच रहे थे कि ये मामला इतना लंबा चलेगा। ये एक बेसिक मिसपरसेप्शन से बात शुरू हुई। उनको लगता ये था कि 2-4 दिन हम मिसाइल मारेंगे, ऊपर की क़यादत को उड़ा देंगे, और रज़ा शाह पहलवी का बेटा जो है वो उधर से तैयार बैठा होगा। और बताया यही गया था, मुझे लगता है कि सदर ट्रंप को बताया गया था कि लोग बेजार हैं ईरानी रजीम से और वो सड़कों पर निकल आएंगे, बस ऊपर से थोड़ा सा सफाया हो जाए और इधर से रज़ा शाह पहलवी उतरेगा और इधर से ये सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन ये एक वो ख्वाब था जो ख्वाब का ख्वाब ही रह गया, उसमें रंग जो है वो नहीं भरे जा सके। तो अभी फेस सेविंग की कोशिश हो रही है। ऑब्वियसली अमेरिका एक बड़ी पावर है और मुझे मैं समझता हूँ कि उसको फेस सेविंग देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको फेस सेविंग नहीं देंगे तो ये मामला खत्म होगा नहीं। तो ये किसी न किसी हद तक आपको अमेरिका की बातें मानना पड़ेंगी। और लेकिन ये भी सोचना होगा कि ईरान इसके ऊपर, जैसे आज आपने देखा कि शुमाली कोरिया की तरफ से बयान आया कि ये वक्त ने साबित किया कि हमने जो अपनी
एटमी सलाहियतों और जो मिसाइल सलाहियतों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया था, तो वो हमारा फैसला ठीक था। तो अब तो बेसिकली बाकी ममालिक भी इसी लाइन पे सोच रहे होंगे ना। अदरवाइज अगर आपके पास एटमी ताकत नहीं है या आपके मिसाइल किसी काम के नहीं है, तो फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो चाहेगा वो आपके कंधे पे आके सवार हो जाएगा और फिर पीरे तस्मा की तरह आपके मतलब आपके फैसले वो करेगा। ठीक है। तो आपकी मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी जो है वो हथियारों की मरून मिन्नत हुआ करती है। तो ईरान इसकी कोशिश जारी रखेगा। हो सकता है ऐलान हो जाए कि जी हम नहीं करेंगे, यूरेनियम की मजीद अफसुदगी रोक रहे हैं या मिसाइल की रेंज 4000 से कम करके 3000 पे ला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एक्चुअली ऐसा होगा। हो सकता है कि मुझे लगता है इसमें ईरान की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है, वो जिस तरह से उभर के सामने आया है, एक वो रेजिलिएंट कौम के तौर पे बड़ा मुश्किल लगता है कि ईरान अब एटलीस्ट कोई कॉम्प्रोमाइज करे, क्योंकि वो अक्सर हम लोग ये तो बिलीव करते हैं कि जब इंसान के पास कुछ खोने के लिए नहीं होता तो मुझे अगर आप 1 मिनट अगर आप दें तो मैं इसको वजाहत कर दूं। देखिए, ईरान जो है ना वो एक बड़ी उसकी रिवायत है। ये ईरानी जो सल्तनत है ये तो रोमन एम्पायर और जो ऑटोमन एम्पायर से भी पुरानी एम्पायर है, और उनकी एक सकाफत है। वो समझते हैं कि हम बड़े कोई बावकार लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, तो ये मर जाएंगे, ये सरेंडर कभी नहीं करेंगे। ये आप हो सकता है सिर्फ हस्ती से इनको मिटा दें, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि ये लोग सरेंडर करेंगे। ये इनके अंदर इतनी खुद पसंदी है और इनको अपने ऊपर इतना यानी वो है कि वो कभी सरेंडर नहीं करेंगे। वो जान दे देंगे लेकिन वो सर नहीं। वो रेजिलियंस, मैं इसी हिस्ट्री की बात कर रही थी सर कि ईरान की, तो अगर हम यूएस की हिस्ट्री देखें, हम ईरान की हिस्ट्री देखें, ईरान की तो आपने मेंशन कर दी। यूएस की हिस्ट्री है कि अगर आपने किसी जगह को इन्वेड किया है, आपने उसको कॉलोनी बनाने की कोशिश की, आपने अटैक किया, जो भी आपने किया, वहां पर जंग लगाई, आपको ये लगता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए वो करते हैं, लेकिन आप फिर भी कामयाब नहीं होते। अभी भी मुझे लगता है कि यूएस की साइकी ये थी कि हम शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे करेंगे, और जिस तरह आपने मेंशन किया कि वहां पे डिकैपिटेशन होती है लीडरशिप की, तो हम जीत जाएंगे, उसके बाद वहां से निकल जाएंगे। लेकिन ईरान की तो तारीख है, वो तो जंगी लंबी जंगें लड़ने का आदी है, तो वो फिर यहाँ भी एक ये मिसकैलकुलेशन भी है। एहसान साहब, इस पे आपका कमेंट। देखिए, शहजाद साहब ने बिल्कुल एक ठीक बात की है कि कुछ चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहिए। मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँगा। इस वक्त जो दोनों फराकीन हैं, एक साइड पे ईरान और दूसरी साइड पे इजराइल और अमेरिका, देयर इज एब्सेंस ऑफ टोटल एब्सेंस है ट्रस्ट की, क्योंकि पिछले 2 सालों के अंदर जो कुछ हुआ, अब कोई भी खासतौर पे ईरान, अमेरिका और इजराइल के ऊपर तो यकीन कर ही नहीं सकता ना कि अभी इन्होंने नेगोशिएशंस की ऑफर किया है। नेगोशिएशन के दरमियान ये क्या करेंगे? कोई कह रहा है कि जी टाइम बाय किया जा रहा है, कि जी मरीन्स और अमेरिका से भी आ रहे हैं, फिलीपीन से भी आ रहे हैं, और वो लैंड ऑफेंसिव के लिए ताकत जमा की जाती है। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, उसके ऊपर लैंड ऑफेंसिव करना इतना आसान नहीं है, और बड़ा वेल फोर्टिफाइड है कुदरती तौर पे, कितने पहाड़ हैं उनके साहिल के साथ साथ। और ईरान ने इन पिछले 25 दिन के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी, जिसको अगर आप कहें कि अगर न्यूक्लियर कैपेसिटी उनके पास सो कॉल्ड, जिस तरह अमेरिका और इजराइल उनको कहता है कि 2 हफ्ते बाद आ रही है, 6 हफ्ते बाद उनके पास आ रही है, एक कैपेसिटी जो कि उनके पास है ही नहीं, उसको ना हासिल करने की बड़ी भारी एक कीमत दी है। और अब शायद एक जो जो प्रोलिफरेशन ऑप्टिमिस्ट है ईरान में, जो कि पहले काफी उस फतवे की वजह से जो कि सुप्रीम लीडर ने दिया हुआ था, वो दबे हुए थे कि जी हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं हासिल करनी, अब वो एक खुल के सामने आएंगे। और जिस तरह आपने रिलेट किया कि नॉर्थ कोरिया वालों ने कहा कि जी हमने बड़ा अच्छा फैसला किया, तो ये बात अब ईरान में भी सामने आएगी कि जी हमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करनी चाहिए और हमें एक न्यूक्लियर पावर होनी चाहिए, ताकि हमारे ऊपर जिस तरह का एग्रेशन दोबारा हो ना सके। अगर ये हो जाता है, खुदा ना खास्ता, कि ईरान अगर अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बना लेता है, तो ईरान एक मुल्क नहीं होगा जिसके पास ये कैपेबिलिटी आएगा। उसके बाद उसके फॉलोअप में और भी मुल्क हैं जो ये कैपेसिटी बनाने की कोशिश करेंगे। वो एक खतरनाक चीज होगी। अच्छा शहजाद साहब, एक और चीज़ भी वो ये कि मुझे लगता है कि ये डायलॉग, चले हम लोग ये भी अगर आर्ग्यू करें कि ये डायलॉग अगर हो जाता है तो ये सक्सेसफुल होगा, लेकिन हमें इसकी ज़्यादा अनसक्सेसफुल होने के चांसेस नज़र आते हैं। उसमें एक ये भी है जो आपने मेंशन भी किया कि ट्रस्ट नहीं है दोनों फरीकैन के अंदर, और ईरान का ना होना वो जस्टिफाई भी होता है, क्योंकि पिछले साल आपने मुज़ाकरात की टेबल पे लेके आए ईरान को, मुज़ाकरात आपके चल रहे हैं, उसके बीच में आपने जाके हमला कर दिया, उसके बीच में फिर वो 10-15 दिन की पूरी जंग आपका स्टैंड ऑफ रहता है, फिर उसके बाद अभी आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं। ओमान के ये खुद मिनिस्टर्स का ये कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं किसी अग्रीमेंट के, और उसके अगले दिन हम देख रहे हैं कि एक फुल ऑन वॉर छिड़ जाती है, काइनेटिक वॉर शुरू हो जाती है। तो
ईरान का सर ये जस्टिफाई नहीं है उनका, अगर ये ट्रस्ट नहीं बनता है अमेरिका के? बिल्कुल उनका जस्टिफाई है, लेकिन इसके बावजूद आपको कोई ना कोई इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि आप एक खुद मुख्तार मुल्क की सालमियत खत्म कर दें, एक रियासत है उसकी बिल्कुल मतलब ये तो बूट्स ऑन ग्राउंड वाला सवाल जैसे अभी उन्होंने कहा, तो मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक करता हूँ। ये मुमकिन ही नहीं है कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड के जरिए इस मुल्क पर कंट्रोल करे, तो इस सूरत हाल से निकलना उसके लिए भी फायदा है। और ये जितनी लंबी खिंचेगी, आबनाए हुर्मुज़ जितनी देर तक बंद रहेगी, आप समझिए कि फिर $200 तो कहीं नहीं गया ना पर बैरल, तो वो कोई अफोर्ड नहीं करता। ये सिर्फ अमेरिका या इसराइल की मर्जी नहीं है, इस वक्त आपको बाकी लोगों को भी देखना है। जहाँ पे अब गैस के जो सिलेंडर वगैरह नहीं मिल रहे, ये सप्लाई बंद हो गई है। इसी तरह से जहाँ पे पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं, जहाँ पे इवन कनाडा में बढ़ गई हैं, अमेरिका में बढ़ गई हैं, जहाँ जो कि खुद भी इनके पास अपने ज़खायर भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रेशर है जो आप लंबे अरसे तक नहीं झेल सकते। खुद आप अपना हाल देख लें कि आपकी पेट्रोल की कीमतें किधर चली गई हैं और महंगाई कहाँ चली गई है। तो ये लंबे अरसे तक तो खिंचेगी नहीं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पहले मरहले में शायद 3 फरीक होंगे, उसके बाद 4 या 5 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें गारंटर की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए चीन और रशिया जो हैं उनमें से बातचीत का सिलसिला जारी है। और वो ऑब्वियसली अब ईरान जो है वो किस शर्त पे रास्ता खोलेगा, अब ना उसके पास है क्या, मतलब टेबल पे वो क्या रखता है, वो यही रखता है ना कि वो हमले बंद कर दे और अब नए हुर्मुज़ खोल दे। तो उसको भी तो ये गारंटी चाहिए जो उसने पहला मुतालबा रखा है कि मजीद फिर हमारे ऊपर हमले नहीं होंगे या हमारे साथ जंग हम नहीं इसकी यकीन दहानी कराई तो जाए। वो गारंटी अब ऑब्वियसली पाकिस्तान नहीं दे सकता। मतलब हमें हकीकत पसंदाना बात करनी चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए आपको एक ताकतवर फरीक की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान हो सकता है फ्रंट में पाकिस्तान ही हो, लेकिन उसके पीछे 2 और 3 और बड़ी ताकतों का भी आपको वो वजन चाहिए होगा कि वो उस बात के ऊपर अमल दरामद यकीनी बना सके। ठीक हो गया। अच्छा एहसान साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि पाकिस्तान के लिए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से क्या मैसेज बनता है जो पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है? अच्छा, इसमें जस्ट एडिंग टू व्हाट शहजाद साहब ने जो एक लास्ट में चीज़ कही थी, इसमें थोड़ा सा ईरान को भी ऑफ रैम्प्स देने पड़ेंगे। बेशक वो कहेंगे जी हमने सिर्फ अपना हुर्मुज़ जो है वो अपने दुश्मनों के लिए रोकी है, लेकिन जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स की वजह से इशू आ रहा है उसकी वजह से सारी दुनिया की ट्रेड रुक गई है और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में जा रहा है। सो एज एन ऑफ रैम्प इस 5 दिन के लिए ईरान को चाहिए कि वो अनाउंस कर दे कि जी जो जहाज अंदर जाने वाले हैं वो अंदर चले जाएं, जो बाहर निकलने वाले हैं वो बाहर निकल जाएं। इस 5 दिन के बाद हम फैसला करेंगे। रही बात आपने कही जो कि जी पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन हो सकती है, देखिए फॉर पिछले 7 डिकेड से जब से हम आज़ादी लिए हैं तो हमारी जितनी पॉलिसीज हैं, जितना हमारा जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन रही है वो कॉन्टिनेंटल रही है। हमने अपनी खुशकी के ऊपर सारा जोर रखा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो भी चीज़ हमने डेवलप करने की कोशिश की है वो खुशकी की तरफ थी। और समहाउ जो हमारी मैरीटाइम साइड है वो इतनी ज़्यादा तवज्जो की में नहीं आई, किसी फोकस में नहीं आई। इसमें अगर अभी आप देखें, पहली चीज एक तो हमें अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपका 80% ऑयल जो लाइट टू मीडियम स्वीट क्रूड है वो मिडिल ईस्ट से आता है। हमारे पास और क्या सोर्सेज हो सकते हैं? वो सोर्सेज दूर है, अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट है, नॉर्दर्न यूरोप है, अमेरिका है, इन सब से आपको मिल सकता है। लेकिन ये जितना फासला है इसके लिए आपके पास जहाज ज्यादा होने चाहिए, जहाज आपके पास अपने होने चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के पास 30 कंटेनर सेकंड। शिप्स। ठीक है जी, सो आपको अपनी मैरिटाइम पॉलिसी को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है और साथ ही साथ अगर आप अपनी ट्रेड को इंप्रूव करना, स्ट्रांग और सेव करना चाहते हैं, आपको अपनी नेवी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के न्यूज़ टुनाइट विद नमरा बासी से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।